गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटेंस के बारे में। आप इस बात से भली बात परिचित होंगे कि पीछे हमने जो 2 लेक्चर्स डिलीवर किए हैं अपने। फर्स्ट जो अपना लेक्चर था वो फ्रेज के बारे में, जो कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स था ये, और सेकेंड वन जो लेक्चर था वो था अपना किसके बारे में, क्लोज के बारे में। आज थर्ड वन जो लेक्चर है उसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस है ना, ये भी क्या है, सेंटेंस भी अपने पास में एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होगा ये, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो आपने जो भी से कि हम लेक्चर्स डिलीवर्स कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो सभी जितने भी जो अपने लर्नर्स हैं वो अच्छी प्रकार से भली बात इस बात को समझ लें कि हमारे पास ऐसा कोई जो है ना, नहीं तो मैजिक बैंड हमारे पास में कोई जादू छड़ी है कि उसको एक दफ़ा घुमाया और आपको जो है सब कुछ सिखा दिया, कंप्लीट ग्रामर आपकी हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कई दफ़ा से कि मैं देखता भी हूँ कि भी 5 मिनट में आप टेंस कर लें, टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अरे 5 मिनट में कैसे होगा भाई? 5 मिनट में तो आप उसके जो टेंसेस के अंदर से कि मैं हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, अपनी जो मेन वर्ब्स वगैरह होती हैं उनके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाते, तो 5 मिनट में टेंस कैसे हो जाएंगे? अपने जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी से कि जो लर्नर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि कंप्लीट ग्रामर हम करवाएंगे, चाहे अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स की है, और विशेष तौर पर तो हम जो अपने 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये सब कर रहे हैं। 10th 12th क्लास की अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कंप्लीट से करवाई जाएंगी, साथ में अपना ग्रामर का जो भी पोर्शन है वो हम करवाएंगे। राइटिंग स्किल्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फिर जो हमसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स लेकर के चल रहे हैं, तो किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स क्या हैं, ये क्यों करवाए जा रहे हैं। इसके बगैर जो है ना आपको ग्रामर जो है उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे ही नहीं। 10th क्लास को अगर लेकर चलें वहां पर भी, या फिर 9th क्लास में क्लोज का टॉपिक है, जब आपको ये नहीं पता क्लोज होता क्या है तो फिर आप कैसे करेंगे उसको। तो फिर आज जो थर्ड वन जो अपना लेक्चर है ना, इसमें हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखें, सेंटेंस जो है ये भी अपने पास में क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये सेंटेंस जो है ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले मैं सेंटेंस को डिफाइन कर दूं, इसको मैं परिभाषित कर देता हूं, हिंदी में बता दूं पहले, उसके बाद मैं इसकी डेफिनेशन अपना इंग्लिश में राइट डाउन कर दूंगा इसको। सुव्यवस्थित शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना पूरा अर्थ या भाव निकले उसे हम सेंटेंस कहेंगे। सुव्यवस्थित, जिसको कि इंग्लिश में हम कहेंगे वेल अरेंज्ड, सुव्यवस्थित। तो यहां पर जो इसकी अपनी डेफिनेशन है, सेंटेंस की अपनी जो डेफिनेशन है उसको आप अच्छी तरह से समझ लें, उसको अपना जान लीजिए। डेफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ वेल अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड जिसको मैं आपसे कह रहा था कि इसका अर्थ होता है हिंदी में सुव्यवस्थित। ए ग्रुप ऑफ वेल अरेंज्ड वर्ड्स विच हैज इट्स कंप्लीट सेंस, विच हैज इट्स कंप्लीट सेंस is called sentence, is called sentence। सुनो, परिभाषा कर रहे हैं हम। तो परिभाषा करते हुए क्या है कि जिस भी टॉपिक को हम लेते हैं तो उसकी परिभाषा को समझना, उसको जान लेना अति आवश्यक होता है। अब उसकी परिभाषा के बारे में अगर आपको पता है ही नहीं, चाहे उसके अपने किस तरह के टाइप्स या काइंड्स आ जाएं, उसके बारे में रूल्स आ जाएं, हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो यहां पर ध्यान रखें, सुव्यवस्थित शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अपना पूरा अर्थ या भाव निकले उसे हम सेंटेंस कहेंगे, उसे हम वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सी इज राइटिंग एन आर्टिकल, सी इज राइटिंग एन आर्टिकल, वह एक लेख लिख रही है। I have solved the puzzle,
आई हैव सोल्व्ड द पजल। मैंने जो पहेली है उसको हल कर लिया है। अब यहां पर जो है ये अपने पास में 3 जो सेंटेंसेस हैं इनको अच्छी तरह से समझना आप। ये यहां पर अपने पास में फर्स्ट वन सेंटेंस को हम देखें, ये भी एक वर्ड है, वर्ड, ये भी अपने पास में क्या है, एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा ये। फिर हमने क्या देखा इसमें, क्या इसका पूरा अर्थ या भाव निकल रहा है? हाँ जी, अर्थ या भाव निकल रहा है। फिर एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर जो अपने पास से जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, जिसका पूरा अर्थ या भाव निकल रहा है, वो सुव्यवस्थित होना जरूरी है। अब वे बच्चे जिन्होंने सेंटेंस के बारे में पहले पढ़ रखा है, तो वेल अरेंज्ड होने का अर्थ क्या है? सुव्यवस्थित। इसका मतलब क्या है कि उसका अपना एक सही ऑर्डर होना चाहिए, उसका अपना एक क्रम होना चाहिए और उसके मुताबिक हम चले। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप सेंटेंस के बारे में से कि पढ़ते हैं तो उस दौरान से कि आपको ये बताया जाता है कि एक सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें अपने पास में सब्जेक्ट होता है, फिर अपने पास में एचवी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स एंड देन फुल स्टॉप। वो तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का ऐसा वाक्य। अगर इंटरोगेटिव होता तो मैं शुरुआत उसकी एचवी वगैरह से कर देता, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होता। लेकिन यहां पर क्या है कि इस तरह के ऐसे सेंटेंस हमने जो बना रखे हैं यहां पर अपने पास में, इसके मुताबिक ही मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी वाक्य अगर आप बनाएंगे तो उस वाक्य के अंदर क्या है, हमसे यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो होती है, मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो अपने पास में है, ऑब्जेक्ट है और अदर पार्ट्स। अब सुनो, जब हम सेंटेंस को लेकर के उसके 2 जो भाग करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में भी, और फिर जो अपने अदर पार्ट्स वगैरह हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक सही ऑर्डर होता है अपना। ये अदर पार्ट्स में क्या क्या शामिल होता है मैं यहीं पर वैसे बता भी दूं आपको। अदर पार्ट्स की बात करेंगे तो इसके अंदर होता है एमपीटी होता है, MPOT। एम जो रेफर करता है ना वो किसके लिए? एम जो अपने पास में है वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई भी काम है किस ढंग से होता है, किस तरीके से होता है, उसको बताने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं चर्चा करता हूं यहां पर पी किसको रेफर कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ये जो पी है वो अपने पास में एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए होगा। टी अपने पास में रहता है, टी ये रेफर करता है किसको? टी जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए आएगा। फिर सुनो, जो अदर पार्ट्स हम लिखते हैं सेंटेंस के अंदर कई दफा, तो बच्चों के दिमाग में क्वेरी रहती है कि भाई ये ओपी लिख दिया, इसमें अदर पार्ट्स लिख दिया, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, क्या होता है ये? तो मैं आपको बता दूं, इन अदर पार्ट्स के अंदर जो है आपको एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम ये आपको मिलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसके बाद हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में बात आए कि भाई मेरे को ऑब्जेक्ट के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सेंटेंस है ना, उसके अंदर अगर आपको पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछो। किस तरह से? भाई कोई भी सेंटेंस अपने पास में आए और उसमें क्या है आपको पूछना है क्वेश्चन। किससे? अगर आपको उस क्वेश्चन के अंदर से कि अगर देखो, एक तो मैं कहता हूं कि व्हाट या थिंग, और सेकेंड वन अपने पास में है हुम या पर्सन, हुम या फिर पर्सन। अगर सेंटेंस के अंदर आपको व्हाट या थिंग का जवाब मिले तो इसका मतलब क्या है कि उस सेंटेंस के अंदर अपने पास ऑब्जेक्ट है। फिर अगर आपको सेंटेंस के अंदर हुम या पर्सन का जवाब मिल रहा है तो इसका अर्थ भी क्या होगा कि वहां पर अपने पास में ऑब्जेक्ट है, वहां पर क्या अपने पास में ऑब्जेक्ट है। फिर जब आपको सेंटेंस के अंदर व्हाट या थिंग का जवाब मिला तो इसका मतलब वहां पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वो अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जहां पर आपको पर्सन या होम का जवाब आपको मिल रहा है तो वहां भी अपने पास में क्या है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान दें, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप ऑब्जेक्ट को कैसे जानेंगे, मान लो सी रोट एन आर्टिकल, सी रोट एन आर्टिकल, फुल स्टॉप। यहां जो अपने पास में आर्टिकल है ना, मैं इसको सीधे तौर पे कह दूं कि भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसे? मैं क्वेश्चन पूछ लूं इसमें एक बार, व्हाट डिड सी राइट एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये है जिसमें कि उसने क्या लिखा, उसने क्या लिखा है? एक लेख लिखा। अब यहां पर व्हाट का जवाब हमें मिल गया, व्हाट का जवाब मिला तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अपने पास में यहां पर ये अपने पास क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? ये अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर ये ठीक है, कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा भाई? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपना बन जाएगा। अब
सेकंड जो अपने पास में whom या पर्सन, अगर whom या पर्सन का जवाब मिले तो इसका मतलब वहां भी अपने पास में क्या है, वहां भी अपने पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ध्यान रखना आप ये कि जब आपने व्हाट या थिंग का जवाब से की पाया तो उस दौरान से आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो डायरेक्ट था, और जब पर्सन या होम का जवाब आपको मिलेगा तो वहां पर आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सुनो, ही गेव हर ए पेन। यहां अब यहां पर इसमें अगर देखें तो एक बार ये अपने पास क्या हुआ, सब्जेक्ट बन रहा है, ये अपने पास क्या अपनी ये वर्ब है, और यहां पर ये अपना ऑब्जेक्ट और ये भी अपने पास क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसके अंदर है ना, यहां पर मैं इसको कह रहा हूं कि ये जो अपने पास में है ये अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, अब मेरे को तो जवाब लेना है ना, whom did he give a pen। भाई उसने जो है ना पेन किसको दिया, whom का जवाब क्या बेटे, ये अपने पास में आया, और ये जवाब हमें अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पर्सन या whom का जवाब आया तो वो जो अपने पास ऑब्जेक्ट है वो कैसा बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ये क्या बनेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। अब सुनो आप, ऑब्जेक्ट दो तरह के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में तो आपको व्हाट या थिंग का जवाब मिला, और जो अपने पास में whom या पर्सन का जवाब मिला तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जो अपने पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये तो अपने पास ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस बन जाएगा। केस का मतलब कारक होता है, ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस बन जाएगा। जो मेरे पास में ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या पर्सन या whom का जिसमें जवाब मिल रहा है, ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में अपने पास में, अरे ऑब्जेक्टिव क्या, ये अपने पास में डेटिव केस होता है। क्या होता है ये, डेटिव केस। और डेटिव केस का अर्थ क्या होगा, संप्रदान कारक। हिंदी में आपने कारक के बारे में पढ़ा होगा, वही जो कारक है ना इंग्लिश के अंदर अपने केसेस होते हैं। अब जैसे मैं आपको बता दूं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस अपने पास में है, जिसको कि आप कर्ता कारक बोलते हैं। कर्म की बात करेंगे तो अपने पास ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव भी बोलते हैं। कर्ण कारक जो होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल केस बोलेंगे। संप्रदान कारक जो है उसको डेटिव केस कहा जाता है, जो अपादान है उसको अबलेटिव कहेंगे। संबंध जो होता है उसको जेनेटिव बोलते हैं, जो अधिकरण होता है उसको लोकेटिव बोलते हैं, संबोधन जो होता है उसको वोकेटिव केस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हम सिर्फ इसके बारे में जान लें कि भी जो शब्दों का समूह है ना अपना, वो वेल अरेंज्ड होगा। और वेल अरेंज्ड होने का अर्थ क्या है कि वहां पर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है अपनी, ऑब्जेक्ट है, अदर पार्ट्स हैं, ये हमें मिलेंगे वहां पर। तब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को है ना हम क्या कहेंगे कि भाई इसका अपना पूरा अर्थ या भाव निकल रहा है, ये शब्दों का जो ये समूह है सुव्यवस्थित भी है, तब क्या बनेगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। क्या बनेगा अपना ये सेंटेंस। यहां तक अच्छी तरह से कर लेंगे सभी। अब इसके बाद जो है हमारे पास सेंटेंस की टाइप्स या काइंड्स हैं। सेंटेंस जो है ना कितने प्रकार के, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें करना है। तो जो भी लर्नर्स हैं वे इस बात का ध्यान अच्छी तरह से रखें कि जैसे अपने पास में जो सेंटेंसेस हैं कितने प्रकार के हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब किसी के दिमाग में तो ये आता है कि भाई सेंटेंस अपने पास में सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और कुछ सोचते हैं कि अपने पास में असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं और ऑपरेटिव हैं। देखो ये जो मैं आपको 5 टाइप्स अभी बता रहा था कि भी सेंटेंस अपने पास में असर्टिव होगा, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी या ऑपरेटिव, ये सभी सेंटेंसेस अर्थ के आधार पर या उनके प्रयोग के आधार पर होते हैं। और जो आप बात करते हो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये संरचना या बनावट के आधार पर होते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ their structures there are 3 types of sentences: simple, complex, compound. On account of their meaning or uses there are 5 types of sentences: assertive, जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, interrogative, imperative, exclamatory and then optative। यहां पर आप जो टाइप्स या काइंड्स की बात करेंगे, सेंटेंसेस जो अपने पास में है इनके टाइप्स या काइंड्स अगर आप करेंगे तो मैं कहूंगा एज फार एज
the types or kinds of sentences are concerned, there are 5 types. There are 5 types. There are 5 types of sentences. वाक्यों के ना 5 प्रकार होते हैं, लेकिन किस रूप में लेता हूं मैं? ये लेता हूं उनके अपने मीनिंग, उनके अपने अर्थ या उनके अपने जो यूजेस हैं ना, इसके आधार पर होते हैं ये। संरचना बनावट के आधार पर तो 3 ही तरह के हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। यहां मैं बात कर रहा हूं उनके अर्थ के आधार पर या उनके से अपने प्रयोग के आधार पर जो है ना, ये वाक्य कितने प्रकार के होंगे? 5 प्रकार के होंगे, जिनमें सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड अपने पास में होगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड जो अपने पास में है इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ अपने पास में जो होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और जो फिफ्थ वन अपने पास में है ना, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब कुछ विद्यार्थी जो भी है उनके दिमाग में बात भी आ रही होगी क्या कि भी एसर्टिव सेंटेंसेस वो क्या हैं, इंटरोगेटिव क्या हैं, इंपेरेटिव क्या होंगे, एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद ऑप्टेटिव। सुनो, एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं ना, बिल्कुल सरल शब्दों में, जिसमें कुछ कहा जाता है, जिसमें कुछ बताया जाता है। द सेंटेंसेस विच आर यूज टू स्टेट और रिलेट समथिंग, ऐसे वाक्य जिनका इस्तेमाल करते हैं कुछ कहने या बताने के लिए, वे अपने क्या होते हैं? एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। क्या होंगे वो? एसर्टिव। मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा दूं, एक दफा ध्यान देना आप ये कि यहां पर जो मैं लिख रहा हूं ना एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंसेस, अब इसमें देखना, आप ध्यान देना, एसर्टिव सेंटेंसेस है ना, कौन से होंगे भाई? कथनवाचक वाक्य होते हैं। इसका मतलब उसमें कुछ कहा जाता है, उसमें कुछ बताया जाता है। जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया था शुरुआत में, एक तरह से कौन सा सेंटेंस था अपने पास में? लाइट ट्रेवल्स, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लकड़ी है जैसे वुड ऑलवेज, अरे जो लकड़ी होती है वो हमेशा पानी पर तैरती है। वुड ऑलवेज फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी हमेशा पानी पर तैरती है। या फिर मैं कहूं द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है, यहां पर कोई ना कोई कथन होता है, इसमें कुछ कहा जाता है, इसमें कुछ बताया जाता है। वो जो स्टेटमेंट अपनी है ना, वो किस तरह की? वो दोनों तरह की हो सकती है। वो स्टेटमेंट अपनी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब जो पॉजिटिव है ना, उसको तो हम क्या कह रहे हैं? एफर्मेटिव। और जो अपने पास स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? फिर वो अपने नेगेटिव सेंटेंस वहां पर बन जाएगा। तो इस तरह से एसर्टिव सेंटेंसेस की अगर टाइप्स देखें ना, 2 तरह के होते हैं ये, ठीक है। एसर्टिव सेंटेंसेस 2 तरह के कौन कौन से बनेंगे? एक तो अपने पास में होगा एफर्मेटिव, क्या बनेगा? एफर्मेटिव। और सेकंड जो अपने पास में होगा यहां पर ये नेगेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव और नेगेटिव, इसको मैं पॉजिटिव भी कह सकता हूं। इसको मैं क्या कह सकता हूं? पॉजिटिव। यहां पर ध्यान दें, हो सकता है कि भाई आपने एसर्टिव सेंटेंस के बारे में से पढ़ा, इसकी अपनी जो परिभाषा वगैरह है उसको भी आप देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर इसके अपनी जो एसर्टिव सेंटेंस है ना, एसर्टिव सेंटेंसेस में क्या है कि 2 अगर हमने इसके भाग किए, कितने भाग किए? 2 किए हमने। एक अपने पास एफर्मेटिव या पॉजिटिव और दूसरा क्या है? नेगेटिव। कोई भी आपसे परिभाषा पूछ सकता है इसकी, क्या पूछ सकता है? परिभाषा। तो मैं आपको बतला दूं, द सेंटेंस with a positive statement, the sentence with a positive statement is called affirmative. The sentence
विद ए नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव। जिस वाक्य के अंदर कथन अपना सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या बना, अफर्मेटिव बन गया अपना। और जिसमें स्टेटमेंट अपनी क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नकारात्मक से बन जाएगा। अब मैं शुरुआत करूं यहां पर ये, तो पहले तो मैं इसकी अपनी जो परिभाषा है वो लिख दूं आपके लिए, परिभाषा क्या है। फिर उसके बाद जो है हम इसके फर्दर जो देखेंगे वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंपेरेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी, और फिर अपने पास में ऑपरेटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पर एसर्टिव सेंटेंसेस जो हैं इनकी जो परिभाषा जो होगी वो क्या होगी, मैं उसको लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद आपने ये तो समझ ही लिया होगा, जान लिया होगा कि भी जो अपने पास में ये कथनवाचक जो वाक्य हैं, एसर्टिव जो सेंटेंसेस है ना, ये कितने प्रकार के, दो तरह के बने। कौन कौन से, एफर्मेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर जो इसकी अपनी एसर्टिव सेंटेंसेस की जो डेफिनेशन है ना, वो जरूर से कि आप समझ लेना और उसको याद भी कर लेना, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या हमारे सामने न आए। द सेंटेंसेस which are used to state or relate something are called assertive sentences, are called assertive sentences। ऐसे वाक्य जिनका इस्तेमाल हम करते हैं कुछ ना कुछ कहने या बताने के लिए, वे वाक्य अपने क्या कहलाएंगे, assertive sentences कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, assertive sentences। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज नीटेड, नीट होता है बुनना होता है भाई, सी हैज नीटेड हर स्वेटर, सी हैज नीटेड हर स्वेटर। ही पॉलिशेज, पॉलिश का चमकाना होता है, ही पॉलिशेज हिज शूज। I am reading a novel, I am reading a novel, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर ये जो अपने पास 3 सेंटेंसेस हैं, इनके अंदर क्या है, कुछ न कुछ कहा गया है, कुछ न कुछ बतलाया गया है। क्या बताया गया है कि उसने अपनी स्वेटर बुन ली है। फिर यहाँ पर ही पॉलिशेज हिज शूज, वह अपने जूते चमकाता है। यहाँ पर थर्ड वन सेंटेंस है आई एम रीडिंग ए नोवेल, मैं एक उपन्यास से पढ़ रहा हूं। अब यहां से हम देखें कि जो पीछे आपको बताया गया था कि भी एसर्टिव सेंटेंसेस है ना, वो 2 तरह के हैं। कौन से, एक तो अपने पास एफर्मेटिव और दूसरे कौन से थे, नेगेटिव। तो यहां पर जो ये तीनों जो सेंटेंस हमने बनाए ना, ये तीनों के तीनों क्या है, एफर्मेटिव है। इनको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो सुनो, कभी भी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो उस समय एचवी हेल्पिंग वर्ब, एमवी मेन वर्ब, इनके मध्य इनके बीच में नोट होता है। और कोई बच्चा ये भी जानना चाहे कि भी ये नोट क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये जो नोट लगा है ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा ये, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं इसको नेगेटिव बनाना है तो सी हैज नॉट नीटेड हर स्वेटर, उसने अपनी जो है ना, यहां पर इन दोनों के मध्य एचवी और एमवी के मध्य हम क्या डाल देंगे, नोट यहां पर हम डाल देंगे। उसके बाद यहां पर ये सेंटेंस अपने पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमें पता है यहां पर ही डज नॉट पॉलिश हिज शूज, ये हो जाएगा। उसके बाद यहां हम नेगेटिव बनाएंगे तो ये एचवी, ये अपने पास एमवी है, ये एचवी, और यहां पर ये क्या अपने पास में, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको मैं कह रहा हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल है भाई, ये एक्शन को प्रोग्रेस पे दिखाने के लिए, प्रगति पर दिखाने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई एम नॉट रीडिंग ए नोवेल, तो इस समय क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस नेगेटिव बने कैसे, आई एम नॉट रीडिंग ए नोवेल, यहां पर ही डज नॉट पॉलिश हिज शूज, और उसके बाद ये जो अपने पास फर्स्ट वन था यहां पर सी हैज नॉट नीटेड हर स्वेटर। यहां तक समझ में आ गया उस सभी को। इसके बाद सेकेंड जो टाइप अपने पास में है सेंटेंसेस को लेकर के, सेकंड जो टाइप अपने पास में दिखाई गई है वो किसको लेकर के है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम कहेंगे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहेंगे उसको, प्रश्नवाचक वाक्य। यहां पर अब ये अपने पास सेकंड जो टाइप दे रखी है,
इसको डिफाइन करेंगे, इसको परिभाषित करेंगे कैसे? द सेंटेंसेस which are used to ask questions, which are used to ask questions are called interrogative sentences. Interrogative sentences. सुनो, प्रश्नवाची वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका इस्तेमाल किया जाता है पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए। जिन वाक्यों का इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है ना, वे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना सेंटेंसेस के बारे में, जैसे कि इनके टाइप्स या काइंड्स, तो इसमें जो है ना इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ये 2 को ही लेंगे। आज हम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में जो वीडियो है ना उसमें हम जो अपने पास में जो भी 3 जो अपने टाइप्स रह जाएंगे, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑपरेटिव है, इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम डाल देंगे इसको। अब यहां पर जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सुनो मैं लिख देता हूं पहले, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, इनको बनाने के लिए कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे? 2 तरीके होते हैं। या तो हम शुरुआत करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब से। किससे शुरुआत करेंगे? फर्स्ट जो अपने पास में टाइप है वो तो क्या है? बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। अरे सहायक क्रिया होता है ये, बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। सहायक क्रियाओं से शुरुआत करेंगे, एक तो ये तरीका। या फिर सेकंड जो अपने पास में है वो क्या है? बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव टर्म्स, बिगिनिंग विद इंटरोगेटिव टर्म्स। आप ध्यान रखें, इंटरोगेटिव टर्म्स क्या है अपने पास में? जो वर्ड्स WH फैमिली से हैं, व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, विच है, जो भी है ना, ये हम इनसे शुरुआत करेंगे। तो वहां पर क्या है? तो एक तो ये अपने पास में WH फैमिली से, इसका मतलब इंटरोगेटिव टर्म्स से शुरुआत करेंगे, और एक अपने पास में क्या है भाई? बिगिनिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब यहां जो मैं सहायक क्रियाएं कह रहा हूं ना आपको, इनका आप ध्यान रखें। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि 2 प्रकार की होती हैं, सहायक क्रियाएं 2 प्रकार की होंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज है ना, उनमें अपने पास में क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज मैं यहां पर राइट डाउन कर दूं कि अपने पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, AUXILIARY, ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं ना, ये कितने प्रकार की बताई है मैंने आपको? 2 तरह की बताई है। कौन कौन सी हैं भाई? एक तो अपने पास में प्राइमरी होंगी, प्राइमरी, और सेकंड जो अपने पास में क्या है? ये ऑक्सिलरी, प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी। अब 2 तरह की सहायक क्रियाएं अपने पास में है, प्राइमरी और ऑक्सिलरी। प्राइमरी में क्या क्या शामिल है ये ध्यान देना आप। ये प्राइमरी, इसमें अपने पास है डू रेफर्स टू डू, डज एंड देन डिड। उसके बाद अपने पास में बी रेफर्स टू इज, एम, आर, वॉज एंड देन वर। उसके बाद हैव, हैज, हैव एंड देन हैड। ये अपने पास में है ना डू, बी, हैव, ये तो अपने पास में प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और यहां अपने पास में ऑक्सिलरी में क्या अपने पास में मॉडल कर देता हूं मैं अपना, मॉडल ऑक्सिलरी है भाई। ऑक्सिलरी वर्ब्स तो हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। अब जो मॉडल्स हम लिखेंगे ना, मॉडल ऑक्सिलरीज में कौन से अपने पास में होंगे? कैन है, कुड है, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट एटसेट्रा, जो भी है अपने पास में। यहां पर ध्यान देना कि अगर आपको सेंटेंस बनाना है इंटरोगेटिव,
तो पहले से कि हमने कहा था क्या कि भाई हम ऑक्सिलरी वर्ब्स अपने पास में, ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने प्रकार के बताइए हैं, एक तो अपने पास प्राइमरी और दूसरा अपने पास में ऑक्सिलरी नहीं, अपने पास मॉडल ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी तो अपनी टर्म है ही भाई, सहायक है ये। हम क्या कर रहे हैं इसमें कि भी ऑक्सिलरी वर्ब्स की टाइप्स बता रहे थे और हमने एक ऑक्सिलरी वर्ड लिख दिया था, उसके स्थान पर हमें ये वर्ड इस्तेमाल करना है मॉडल। तो यहाँ पर दो तरह के हो गए अपने पास में, प्राइमरी और एक मॉडल। प्राइमरी में क्या शामिल किया हमने, डू, बी, हैव, और मॉडल में क्या अपने पास में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ought to, यूज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, हम इनको शामिल कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें ये जो एक तरीका होगा कि भाई ये जो अपने पास में प्राइमरी और जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ना, इनसे हम सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि भाई इंटरोगेटिव टर्म से मैं सेंटेंस लिख दूं कुछ अपने इंटरोगेटिव को लेकर के, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमें बनाने हैं। यहां पर ध्यान दें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल्स, डू यू प्ले चेस, साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैव यू सोल्व्ड द सम्स, क्या आपने सवाल जो है वो हल कर लिए हैं। कैन यू डू इट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो ये तीन सेंटेंस अपने पास में है, हमने शुरुआत कर रखी है किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी का मतलब सहायक, सहायक कौन कौन सी, प्राइमरी और मॉडल। अब प्राइमरी में क्या अपने पास में डू है, यहां पर आया, हैव अपने पास में आ रहा है, और ये जो अपने पास में है ये अपने पास आ रहा है मॉडल से। ठीक है, अब एक तो टाइप ये होगी, कैसे शुरुआत करेंगे, अपने पास जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनसे शुरुआत करेंगे। सेकंड जो टाइप होगी जिसमें अपने पास इंटरोगेटिव जो टर्म्स हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है, इनका हम इस्तेमाल करें। जैसे वाई डिड यू टीज माई अंकल, वाई डिड यू टीज माई अंकल। वेयर डू यू रिजाइड, RESIDE, निवास करना या रहना से होता है, इसका अर्थ ये। फिर अब देखो यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं किसकी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। किनसे, इंटरोगेटिव टर्म से शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उस दौरान आप दो तरह से शुरुआत करें, पहले ऑक्सिलरी, उसके बाद अपने पास में ऑक्सिलरी, इसका मतलब क्या अपने पास में सहायक क्रिया है, फिर अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट्स, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो जाएगा। अगर हम शुरुआत करें इंटरोगेटिव टर्म से कर रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले अपने WH फैमिली से जो भी टर्म है उसका इस्तेमाल करो, फिर अपने पास में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो आ जाएगी, चाहे वो प्राइमरी है चाहे मॉडल है, फिर अपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मेन वर्ब आ जाएगी, मेन वर्ब के बाद क्या अपना ऑब्जेक्ट होगा, अदर पार्ट्स एंड देन साइन ऑफ इंटरोगेशन। आज की इस वीडियो में हम केवल इतना ही करेंगे। इसके बाद जो जो टाइप्स यहाँ पर रहती हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।